अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 5.6 है आज। और लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल में से था। दूसरा न्यूमेरिकल जो लैडर का है और जो इस चैप्टर में से आया करता है वो ये आपके सामने है। और ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम नंबर, ये देखें, मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको जूम इन भी कर दूँ। ये है। अच्छा देखें, a uniform ladder of length L and weight W 50 Newton rest against a smooth vertical wall. If the coefficient of friction between the ladder and the ground is 0.4, find the minimum angle यानी theta minimum such that the ladder may not slip. एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई नहीं दी हुई, लेंथ L है, कोई भी लेंथ हो सकती है, और उसका वेट 50 न्यूटन है। वो एक दीवार के साथ खड़ी की गई है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज 0.4, फाइंड द मिनिमम एंगल। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो साथ के साथ इसे एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि लैडर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म लैडर होने का क्या फ़ायदा है? यूनिफॉर्म लैडर होने का ये फ़ायदा होता है कि इसका जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके सेंटर में होता है। ठीक है, तो पहले ये बात तो हम ज़हन नशीन कर लेना, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखें ज़रा, मैं ज़रा इसको सेट कर दूँ, जूम कर दूँ इसको, ये देखें। अच्छा, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को साथ के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। पहले मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम इसको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये तो हो गया ग्राउंड, ज़मीन। ठीक। अच्छा, अब इस ज़मीन पर ये दीवार है। ठीक। अच्छा, अब ये ज़मीन, ये दीवार, और इस पर सीढ़ी, लैडर आपने देख रखा है। सीढ़ी आमतौर पे ऐसे खड़ी की जाती है ना, ये। अच्छा, अब सीढ़ी क्योंकि यूनिफॉर्म है, पहले मैं इनके लेवल लगा देता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा, ज़मीन यूनिफॉर्म है लैडर, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ठीक इसके सेंटर पे होगा। अच्छा, ये लेंथ जो है टोटल ये एल दी गई है। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, ये हमने मालूम करना है। इसका नाम बुक में उसने क्वेश्चन में थीटा मिनिमम रखा है, इसलिए मैंने थीटा मिनिमम लिख दिया। मिनिमम आप छोड़ दें, बस थीटा पढ़ते हैं इसको। अच्छा, अब ये एल है, लेंथ एल, ये इसका सेंटर पॉइंट ना, और ये वेट है, वेट ऑफ द लैडर या वेट ऑफ द सीढ़ी। अच्छा, ये यहाँ एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक, ये मैं कहाँ लिखूँ इसको? चले मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ, यहाँ ए से लेके बी। ये कितनी है मुझे नहीं पता, गिवन भी नहीं है। और बी से लेके सी तक ये कितनी है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीढ़ी को ऐसे रखना है तो ये एंगल कितना रखें कि सीढ़ी स्लिप ना करेगा। होता है ना कि आप सीढ़ी अगर दीवार के साथ लगाएं, अच्छा, ये वो बच्चे जिन्हें सीढ़ी पे चढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि एक ख़ास एंगल पे सीढ़ी का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी में आदमी ख़ुद को महफूज समझता है, वरना जैसे ही वो एंगल थोड़ा सा डाउन होता है, नीचे होता है, तो सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जो सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं या उन्होंने क्लाइंबिंग की है नीचे से ऊपर तक, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि सीढ़ी पर ये खौफ रहता है कि ये कहीं स्लिप ना कर जाए और आदमी गिर ना जाए, तो इसके लिए नीचे सहारे लगाए जाते हैं या कोई पकड़ के खड़ा होता है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अब ये आपके सामने इस केस में, अच्छा, डेटा वाइज लेंथ ऑफ द सीढ़ी ये एल है। ठीक है। अच्छा, अब वेट ऑफ द सीढ़ी कितना है? अच्छा, क्वेश्चन था यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल एंड वेट 50 न्यूटन, ये है
50 न्यूटन, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ 50 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, अब मालूम क्या करना है मुझे, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ। अच्छा, एक तो ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो म्यू दिया हुआ है और ये है 0.4। अच्छा, आपको याद है फ्रिक्शन के केस में हमने एक फार्मूला ड्राइव पहले से किया हुआ है और वो है F इज इक्वल टू म्यू आर। इसमें ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और ये जो आर है ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन को समटाइम्स वेट के इक्वल भी लेते हैं ना। और नॉर्मली होता ही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा जाता है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये W होता है, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अपवर्ड एक्ट करता है, जिसको R से जाहिर करते हैं। फ्रिक्शन इक्वल होती है म्यू इंटू आर। म्यू कांस्टेंट होता है दो सरफेसेस के दरमियान, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड होती है उसका कोएफिशिएंट होता है, और इसे हम म्यू से जाहिर करते हैं। मैट्रिक में भी हमने ये पढ़ा है और हम इसको इससे पहले भी स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब ये हमें गिवन है, ठीक है, लेंथ पता है, W पता है, म्यू पता है, हमें उसने कहा है कि बताओ थीटा मिनिमम यानी कितना एंगल होना चाहिए कि सीढ़ी स्लिप नहीं करे। अच्छा, अब यहाँ देखें सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम फिगर। अच्छा, ये जो डायग्राम बनी हुई है इसके लिहाज से ये देखें, ये ए बी किसके इक्वल है। अच्छा, आपको याद है कि मैं इससे पहले, अच्छा मैं लंबी चौड़ी वो नहीं करना चाह रहा था कि एक्सप्लेनेशन, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास पहले से मौजूद है मैं चाह रहा था कि उसी से हमारा काम हो जाए। तो ये देखो, ये ग्राफ मैंने बनाया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पे आपने देखें, हम इससे पहले जो आपको डेरिवेशन करवा चुके हैं, ये थीटा है। अगर ये एफ हो यानी वेक्टर एफ हो तो बताओ मुझे कि ये वाली जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको याद है ये किसके इक्वल होती है, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है और ये असल वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, याद है आपको, ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में स्टडी कर रखा है। अच्छा, ये जो कंपोनेंट होता है ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसे एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय ये वाला वेक्टर, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ जाती है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ ये सामने इस पर। अब मुझे बताओ, ये L है, ये थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हाँ बोलो, किसके इक्वल होगा, असल वेक्टर यानी L इनटू कॉस ऑफ थीटा मिनिमम। ठीक है, असल वेक्टर के साथ कॉस लगा देना और थीटा के साथ ये मिनिमम, इस वजह से कि यहाँ जो एंगल है उसका नाम ही थीटा मिनिमम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट है तो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, साइन ऑफ थीटा। शाबाश, ये मिनिमम साथ मैंने क्यों लगा दिया, मिनिमम मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये मैंने लिखे BC किसके इक्वल है, L साइन ऑफ थीटा मिनिमम। ये मैंने इसलिए लगाया कि इस एंगल के साथ भी यहाँ पर मिनिमम लगा हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। आपको पता है कि दीवार जो है इसका रिएक्शन एक्ट करता है इस तरफ, इसका नाम हमने पिछली दफ़ा भी क्या रखा था, याद है अगर, ये नाम रखा था F। ठीक है, और ये क्या होता है, ये वर्टिकल रिएक्शन ऑफ दी ज़मीन होता है। क्योंकि वर्टिकल होता है इसलिए V से जाहिर कर देते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप X से जाहिर कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ज़मीन का होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, और ये H से जाहिर करते हैं। कल पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें किसी बच्ची ने मुझसे ये बात पूछी कि ये जो ज़मीन का रिएक्शन है फोर्स, इसमें V और H मालूम कर लिया तो ये काफ़ी था, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट क्यों मालूम किया। तो भाई पिछले क्वेश्चन में उसने रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड पूछा था। रिएक्शन एक नेट फोर्स है। अब उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक H और V। तो जब दो कंपोनेंट एक फोर्स के मौजूद हैं तो हमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स भी तो मालूम करना है ना, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट भी तो मालूम करना है। और मैं आपको बात बताऊं कि ये V और ये H जब आपने मालूम कर दिया है, इनका रिजल्टेंट बनेगा ये R। और तो R खाली R थोड़ी होगा, ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होती है, तो फिर इसका एंगल भी तो होगा ना, डायरेक्शन भी होती है इसमें, इसलिए एंगल भी मालूम किया जाता है इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में गिवन हो नहीं हो, ज़रूरी वो पूछे ना पूछे, आपने मालूम कर लेना है। ठीक है,
क्योंकि जब फाइनल एग्जामिनर चेक कर रहा हो तो वो इस चीज़ को नोट करेगा कि आपने किया या नहीं, इसलिए कि फोर्स वेक्टर और वेक्टर के साथ नॉर्मली अगर आप कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको उसका एंगल मालूम कर लेना चाहिए। चलें अब आए आगे। तो फ्रॉम फिगर मैं कह सकता हूँ कि ए बी किसके इक्वल है, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ ना, ये है ए बी किसके इक्वल, एल कॉस ऑफ थीटा मिनिमम, ठीक है ये आ गया। चलें एक इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ये आ गई। और ऐसे ही मुझे ये बताएं कि ये बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल होगा किसके भला, ये इक्वल होगा एल साइन ऑफ थीटा मिनिमम, ठीक है ये मैं ऊपर लिख के आ गया हूँ। मैं चाहता तो इसे सॉल्व कर देता लेकिन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है इसलिए मैंने इसे हल नहीं किया। ए बी किसके इक्वल, एल कॉस ऑफ थीटा मिनिमम, और बी सी किसके इक्वल, एल साइन ऑफ थीटा मिनिमम, और ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। अच्छा अब आए थोड़ा सा आगे, और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन के फार्मूला से F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन इक्वल होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा अब इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रिक्शन कौन सप्लाई कर रहा है, देखो फ्रिक्शन नहीं हो, अगर मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूँ तो सीढ़ी किस तरफ जाएगी, ज़मीन के अंदर जाएगी या इस तरफ जाएगी, तुम्हारे लेफ्ट पे जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, सोचो ज़रा। अगर ये सीढ़ी दीवार के साथ रखी है, चलो गीले फर्श पे रखी हुई है और आपसे कोई कहे कि ऊपर चढ़े हैं तो आप नहीं चढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सीढ़ी फिसलेगी और जब स्लिप करेगी तो कहाँ से, इस जगह से स्लिप कर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बेसिकली ये H है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस जगह पर जिसने इस सीढ़ी को इधर स्लिप होने से रोका हुआ है, ये अपोज कर रहा है इसको, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। इसलिए मैं F को H कह सकता हूँ, ठीक है। और R क्या होता है, R आपको याद है कुछ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखते हैं तो उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड और उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन उसका एक्ट करता है अपवर्ड। ये उस जगह पर होता है जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, यहाँ। तो अब यहाँ देखें सीढ़ी का वेट एक्ट हो रहा है ऐसे ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड, अच्छा, और रिएक्शन होगा अपवर्ड, तो ये जो R है बेसिकली वो इसके इक्वल है, V के इक्वल, तो V को मैं R के इक्वल ले सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हेंस F किसके चेंज हो जाएगा, H इज इक्वल टू म्यू इंटू R की जगह आ गया V, और इसे मैं इक्वेशन A का नाम दे देता हूँ। यानी अगर मुझे H मालूम करना होगा तो मुझे म्यू यानी 0.4 से, ये जो 0.4 है इससे V को मल्टीप्लाई करना होगा। चलें ये तो मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई हुई है। अब मैं कंडीशंस पे चला जाता हूँ, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको याद है इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होना चाहिए। अब आप बताएं सीढ़ी ना एक्स एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड, सीढ़ी ना राइट साइड पे मूव कर रही है ना लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड वाली फोर्स राइट साइड वाली फोर्स के साथ बैलेंस हो रही है। अब देखें राइट साइड पे कौन सी फोर्स लग रही है, H, और लेफ्ट साइड पे कौन सी फोर्स लग रही है, अच्छा एक फोर्स ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार फोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपके राइट पे ये वाली लग रही है, ठीक है, इस तरफ, और ये तो ऊपर लग रही है, ये नीचे, ये दोनों तो वाई एक्सिस पे लग रही है, ये एक्स एक्सिस पे लग रही है क्योंकि ये आपके लेफ्ट साइड पे लग रही है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये ना सीढ़ी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस को सम करने से आंसर ज़ीरो आएगा। एक फोर्स को इसमें से, जैसे ये H राइट साइड पे लग रही है, इसमें प्लस साइन के साथ ले लेता हूँ, इसमें ऐड करना है मुझे दूसरी फोर्स को, यानी F को जो लेफ्ट साइड पे लग रही है, तो क्योंकि लेफ्ट पे लग रही है इसलिए इसके साथ मैं लगा देता हूँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो H माइनस F आ गया मेरे पास ज़ीरो, और H किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया। चलें ये मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है।
ये तो आ गया, मैं इक्वेशन बी लिख देता हूँ इसको। और नाउ एक ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एक तो ये है, और दूसरा पार्ट इसका क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी ज़ीरो होना चाहिए। अब वाई एक्सिस पे फोर्सेस एक ये लग रही है, एक ये लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस हैं उनको ऐड करने से जीरो आएगा। वो हैं कौन कौन सी? एक है वी जो ऊपर की साइड लग रही है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ प्लस साइन के साथ, प्लस इसमें ऐड करेंगे कौन सी वाली फोर्स जो ये डाउनवर्ड लग रही है वाई एक्सिस पे नीचे, डब्ल्यू। और क्योंकि वी को मैंने प्लस साइन के साथ लिया, ऊपर वाली फोर्स को प्लस लिया है, तो ये डब्ल्यू तो नीचे लगता है, इसके साथ मुझे माइनस खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन से इस वजह से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, और ये W माइनस का इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का। W की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है और वो 50 न्यूटन है, आप डाटा में देख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, V की वैल्यू मुझे पता चल गई है। V और किस किस जगह यूज़ हो रहा था, एक तो यहाँ यूज़ हो रहा था, ये देख रहे हैं आप इस जगह पर, और अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ इक्वेशन A में, पुट इन इक्वेशन क्या नाम था इसका, A में रख देते हैं। अब A में अगर मैं रखूँ, इक्वेशन A है मेरे पास, अगर आप देखते हैं पीछे तो ये है H इज इक्वल टू म्यू वी, H इज इक्वल टू म्यू वी, और इसमें वैल्यू रख देते हैं। H म्यू है 0.4 और V अभी हमने कैलकुलेट किया है 50, मल्टीप्लाई कर दें इनको तो आएगा 20 न्यूटन। अगर मैं डायग्राम में लिखना चाहूँ तो ये कहाँ कहाँ आएंगे, V आ गया कितना 50 और H कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है, इस इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूँ, चलो C रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। याद है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या करना था, टॉर्क, और टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमें ये फ़र्ज़ करना होता है कि ये जो सीढ़ी आपने रखी हुई है, ये इसे एक दफ़ा हमने फ़र्ज़ करना है ये इधर है, और एक दफ़ा हमने फ़र्ज़ करना है कि ये इधर है। अच्छा, मैं ये कहता थोड़ा सा गलत ही हूँ, मैं जब कहता हूँ कि एक दफ़ा फ़र्ज़ करना है ये इधर रखी हुई है, तो दूसरी दफ़ा मुझे ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ फ़र्ज़ करना होता है कि यहाँ रखी हुई है, ठीक है। लेकिन बात एक ही है, यहाँ आप महसूस करें या इसे यहाँ फ़र्ज़ करें, बात एक ही है। तो मैं लिखता हूँ लेट नाउ अप्लाई, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल होना चाहिए 0। अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करें कि वो जो सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये L है ना, वो वज़न इसका इधर है, तो जब वहाँ इसके मिड पॉइंट पर है वेट, तो इसी का साया ये पड़ रहा है, ये इसके भी ये मिड पॉइंट पर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये W ये यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये जगह जो पॉइंट A है इसे तो आप फर्ज कर लें कि ये सेंटर है, यानी ये ऐसे। अब ये वेट अगर मैं यहाँ से इसे प्रेस करूँ तो ये ऐसे घूम जाएगा ना, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला वेट। तो ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है सेंटर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लेंथ का नाम है L cos ऑफ थीटा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये A और B का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब होगा कि अगर ये पूरा L cos थीटा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ L cos ऑफ थीटा होगा। इसलिए अगर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँ तो ये W आएगा, ये पूरी लेंथ है L cos ऑफ थीटा, इसके साथ मिनिमम भी लिखा हुआ है, ये A है और ये B है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे, टॉर्क किसके इक्वल होता है याद है आपको, टॉर्क इक्वल होता है, ये देखें, टॉर्क इक्वल होता है F इंटू डी। लेंथ D रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ठीक है, लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म। तो ये D कितना है, D है यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे फोर्स लग रही है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये घूमेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है हाफ L cos ऑफ थीटा। ये देख रहे हैं हाफ L cos ऑफ थीटा, तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ हाफ L cos ऑफ थीटा, और F की जगह यहाँ देखें फोर्स की जगह क्या है, वज़न लिखा हुआ है W। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला टॉर्क तो आ गया W इंटू हाफ L cos ऑफ थीटा और साथ मिनिमम, ये है क्लॉकवाइज टॉर्क। ये चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर घूम जाए, इसके अलावा और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए कोई टॉर्क भी नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या होती है कि ये जो
सीढ़ी लगी हुई है, इसमें आपने फ़र्ज़ करना है कि सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, और अगर सीढ़ी ऐसे रखी हुई है तो इस पर फोर्स एक ही है, डायग्राम में आप देखें वो F है। इसका आप टॉर्क प्रोड्यूस करना है। पहले बात तो ये कि ये है कौन सा, क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये इस तरफ घुमाएगा। अगर मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूँ और इस पर फोर्स इधर से यूँ लगाऊँ तो ये ऐसे घूमेगा ना, इसलिए इसे मैं कह रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अच्छा, अब टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, F/d होता है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आप देखें, अगर डायग्राम में तो मैंने लिखी हुई है L sin of थीटा मिनिमम, तो D की जगह तो आ जाएगा L sin of थीटा, ये इस मोमेंट आर्म की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसका नाम ही F रखा हुआ है, तो मैंने इसलिए यहाँ F रख दिया। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इससे पहले वाला टॉर्क कौन सा था, क्लॉकवाइज टॉर्क था, उसे मैंने प्लस साइन के साथ दिया है, तो इसे मुझे लेना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ कि सारे टॉर्क्स ऐड हो रहे हैं। ये देखें, ये मैं प्लस कर रहा हूँ, कौन सा वाला टॉर्क, दूसरा वाला, और दूसरा वाला टॉर्क किसके इक्वल है, F/L साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ लगेगा मिनिमम। और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस साइन। अच्छा, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये नज़र आया आपको, ये माइनस साइन है, ठीक है। और इक्वल टू ये राइट साइड पे ये वाला जीरो, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ देखें कि प्लस माइनस, अच्छा W था कितना, W था 50 मेरे ख्याल में, ठीक है, इंटू हाफ L कॉस ऑफ थीटा मिनिमम, प्लस माइनस माइनस F की कोई वैल्यू हमने निकाली है क्या, देखें ये F। अच्छा, F की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन से देखें, ये इक्वेशन B में H F के इक्वल होता है। H मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन B H इज इक्वल टू F, और F की वैल्यू ये, H की वैल्यू ये लिखी हुई है ना 20 न्यूटन, इसलिए मैं यहाँ 20 न्यूटन लिख देता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ ये जो F है इसकी वैल्यू है 20, और आगे क्या लिखा हुआ है, L साइन ऑफ थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 2 से ये 50 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 25, और ये आएगा L कॉस ऑफ थीटा मिनिमम माइनस ये क्या है 20। अच्छा, इसको मैं इक्वल के उधर ले जाऊँ, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का 20 L साइन ऑफ थीटा मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि ये L और ये L ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे डिवाइड कर दें L से तो भी हो जाएगा। ये आएगा 25 कॉस ऑफ थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ थीटा मिनिमम। अच्छा, आपको समझ में आता है, मुझे मालूम क्या करना है मुझे मालूम करना है थीटा, और ये देखिए मैं थीटा तक पहुंच गया हूँ ना, ये थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, साइन ऑफ थीटा मिनिमम ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ये कॉस इधर ले जाता हूँ, यहाँ ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कॉस ऑफ थीटा मिनिमम ये आ गया। अच्छा, यहाँ 25 ये एज इट इज़ लिखा हुआ, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। मिनिमम साथ एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि एंगल का नाम हमने थीटा मिनिमम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से कैंसिलेशन करें तो ये आ जाएगा 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 5/4, और करके मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि अननोन नॉर्मली लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम ना, ये लेफ्ट साइड पे लिख दिया। 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शायद 1.25 आएगा आंसर। अब ये थीटा मिनिमम इधर ही रहने दो, 10 उधर ले जाओ, ये आएगा 1.25। अब टेंजेंट इनवर्स जब इसको मालूम करेंगे हम तो ये आ जाता है 51.3 डिग्री। ये मिनिमम एंगल है जो किसी सीढ़ी को चाहिए होता है स्लिप होने से बचने के लिए। यूनिफॉर्म सीढ़ी को, यूनिफॉर्म सीढ़ी का मतलब ये होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पर हो, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर अ यूनिफॉर्म लैडर टू बी स्टेबलाइज्ड ऑन दी ग्राउंड, और उसमें हमने ये लिख देना होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा, मैं चाह रहा था कि आज ये जल्दी हो जाए लेकिन 24 मिनट्स हो गए हैं और बेल फिर बज गई है। अभी ज़ाहिर है कि अलग टीचर्स आ जाएंगे तो एकदम यहाँ शोर मचता है, फिर उसमें फर्दर रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, आप न्यूमेरिकल पोर्शन समझ लो कि इस चैप्टर में से बेस तो आयशा न्यूमेरिकल है लेकिन
सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स ये वाले हैं जो कि फाइनल एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, बाकी हैं लेकिन टिपिकल हैं, थोड़े हार्ड हैं, मुश्किल हैं, उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप देखिए 24 मिनट अगर मुझे इसमें लग रहे हैं तो आपको सॉल्व करने में भी 6-7 मिनट तो लगेंगे ना। तो ऐसे है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें 10 मिनट 5 मिनट से ऊपर का टाइम लगता है, नॉर्मली वो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का हिस्सा नहीं होते हैं। तो आपने इस वाले क्वेश्चन को कर लेना, एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चंस आपको हर वक्त आने चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर में से ये 2। अब 2 शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स और हैं, इंशाल्लाह एक छोटा सा लेक्चर मैं उस पर कर दूंगा। उनमें से एक कपल का कॉन्सेप्ट है और एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, ये कर दूंगा तो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। टेक्निकली ये चैप्टर इस वक्त एंड हो गया, ठीक है। तो कपल की डेफिनेशन मैट्रिक में आपको पहले करवा दी थी बार, लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उस पर, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर और कर दूंगा तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।